धन के 5 नियम। अगर आपके सामने एक तरफ सोने की मोहरों से भरी थैली रख दी जाए और दूसरी तरफ बुद्धिमत्ता के शब्दों से भरा मृदा पत्र रख दिया जाए तो आप दोनों में से किसे चुनेंगे? रेगिस्तानी झाड़ियों की आग की हिलती रोशनी में श्रोताओं के झुलसे चेहरों पर दिलचस्पी की चमक साफ नजर आ रही थी। 27 लोगों ने एक साथ कहा, सोने की मोहरों से भरी थैली। बूढ़ा काला बाब समझदारी से मुस्कुराया। उसने अपना हाथ उठाकर उन्हें चुप कराया और कहा, रात में आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनो। वे इसीलिए चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं क्योंकि वे भूख से व्याकुल है। परंतु अगर उन्हें खाना मिल जाए तो उसके बाद वे क्या करेंगे? वे लड़ने लगेंगे और घमंड से इतराते हुए चलने लगेंगे। वे आने वाले कल की तरफ ध्यान नहीं देंगे, जो निश्चित रूप से आएगा ही। इंसान भी यही करते हैं। अगर उन्हें सोने और बुद्धिमानी में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता है, तो वे क्या करते हैं? वे बुद्धिमानी को नजरअंदाज कर देते हैं और सोने को बर्बाद कर देते हैं। आने वाले कल में वे दोबारा रोएंगे क्योंकि उनके पास अब सोना नहीं बचा है। सोना या धन उन लोगों को ही मिलता है जो इसके नियम को जानते हैं और उनका पालन करते हैं। कालाबाब ने अपने सफेद दुशाले को अपने दुबले पैरों पर समेटा क्योंकि रात की ठंडी हवा बह रही थी। तुम लोगों ने इस लंबी यात्रा में वफादारी से मेरी सेवा की है। तुमने मेरे ऊंटों की अच्छी देखभाल की है। तुमने रेगिस्तान की गर्म रेत पर बिना शिकायत किए मेहनत की है। तुमने उन डकैतों का बहादुरी से मुकाबला किया है जो मेरा सामान लूटना चाहते थे। इसीलिए मैं आज रात को तुम्हें धन के 5 नियमों की कहानी सुनाऊंगा। तुमने इस तरह की कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। ध्यान से सुनो, मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुम उनका मतलब समझ लोगे और उनका पालन करोगे तो भविष्य में तुम भी धनवान बन सकते हो। प्रभाव डालने के लिए वह थोड़ी देर रुका। ऊपर बेबीलोन के नीले आसमान में सितारे चमक रहे थे। उन लोगों के पीछे तंबू बंधे थे ताकि रेगिस्तान के संभावित तूफानों से रक्षा हो सके। तंबुओं के पास व्यापारिक सामान करीने से रखा था और जानवरों की खालों से ढका था। पास में ही ऊंटों का रेवड़ रेत में बैठा था। कुछ ऊंट संतुष्टि के साथ जुगाली कर रहे थे, बाकी खर्राटे ले रहे थे। आपने हमें बहुत सी अच्छी कहानियां सुनाई हैं कालाबाब, सामान बांधने वाले प्रमुख व्यक्ति ने कहा। हम चाहते हैं कि कल जब आपके साथ हमारी सेवा खत्म हो तो उसके बाद आपके शब्दों का मार्गदर्शन हमारे साथ रहे। कालाबाब ने कहा, मैंने तुम्हें अजीब और सुदूर देशों के अपने अनुभव सुनाए हैं, परंतु आज रात को मैं तुम्हें समझदार और अमीर अरकत की बुद्धिमानी के बारे में बताना चाहता हूँ। सामान बांधने वाले प्रमुख व्यक्ति ने कहा, हमने उनके बारे में काफी सुना है क्योंकि वे बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी थे। वे सबसे अमीर आदमी इसीलिए बने क्योंकि वे धन के नियमों को जानते थे। धन के नियम उनसे पहले किसी को भी इतनी अच्छी तरह से मालूम नहीं थे। आज की रात मैं तुम्हें बहुत समझदारी की बातें बताऊंगा जो उनके बेटे नेमाजीर ने कई साल पहले निनेवे में मुझे बताई थी जब मैं छोटा था। मेरे मालिक और मैं नेमाजीर के महल में देर रात तक रुके थे। मैं सुंदर कालीनों के बड़े बंडल लाने में अपने मालिक की मदद कर रहा था। नेमाजीर ने हर कालीन की जांच की जब तक कि वह रंगों के चयन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो गया। आखिरकार वह बहुत खुश हुआ और उसने हमें अपने पास बिठा लिया। उसने हमें बहुत दुर्लभ और खुशबूदार शराब पिलाई जिसे पीने के बाद मेरे पेट में गर्मी दौड़ गई क्योंकि मेरे पेट को इस तरह के पेय पदार्थ की आदत नहीं थी। फिर उसने हमें अपने पिता अरकत की समझदारी की यह कहानी सुनाई जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। जैसी परंपरा है, बेबीलोन में दौलतमंद पिताओं के पुत्र हमेशा उनके साथ रहते हैं और उनकी जायदाद विरासत में पाने की आशा करते हैं। अरकत को यह परंपरा पसंद नहीं थी, इसीलिए नेमजीर के वयस्क होने पर अरकत ने उससे कहा, मेरे बेटे, मेरी यह इच्छा है कि तुम मेरी जायदाद के वारिस बनो, परंतु पहले तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम समझदारी से इसे संभाल सकते हो। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया में बाहर निकलो और धन कमाने तथा लोगों के बीच सम्मान पाने की अपनी योग्यता को साबित करो। तुम्हें अच्छी तरह से शुरुआत करने के लिए मैं 2 चीजें देता हूँ जो मुझे नहीं मिली थी जब मैंने दौलत इकट्ठी करना शुरू की थी। तब मैं बहुत गरीब था। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सोने की मोहरों से भरी यह थैली देता हूँ। अगर तुम इसका समझदारी से उपयोग करोगे तो यह तुम्हारी भावी सफलता की नींव बन जाएगी। दूसरी बात, मैं तुम्हें यह मृदा पत्र देता हूँ जिस पर धन के 5 नियम लिखे हैं। अगर तुम इन नियमों के अनुसार चलोगे तो तुम्हें योग्यता और सुरक्षा जरूर मिलेगी। आज से 10 साल बाद तुम घर लौटकर अपने अनुभव बताना। अगर तुम खुद को योग्य साबित कर दोगे तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद का वारिस बना दूंगा, वरना मैं यह जायदाद पुरोहितों को दान कर दूंगा ताकि वे मेरी आत्मा की शांति के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना करें। इस तरह नेमजीर जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए चल पड़ा। उसने धन की थैली और मृदा पत्र को रेशमी कपड़ों में लपेट लिया। फिर वह घोड़े पर बैठकर अपने नौकर के साथ यात्रा पर चल दिया। 10 साल गुजर गए और जैसा तय हुआ था, नेमाजीर अपने पिता के घर लौटा।
उसके आने की खुशी में उसके पिता ने बेहतरीन दावत दी थी, जिसमें कई रिश्तेदारों और मित्रों को बुलाया गया था। जश्न खत्म होने के बाद नेमाजीर के माता-पिता बड़े हॉल के एक और सिंहासन जैसी कुर्सियों पर बैठे और नेमाजीर उनके सामने खड़े होकर अपने अनुभव सुनाने लगा, जैसा उसने अपने पिता से वायदा किया था। रात हो चुकी थी, कमरे में तेल की दीपकों का धुआं भरा था, रोशनी मध्यम थी, सफेद जैकेट पहने नौकर खजूर के लंबे पत्तों से हवा कर रहे थे। पूरे दृश्य में शाही गरिमा थी। नेमजीर की पत्नी और उसके दो छोटे पुत्र परिवार के मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ कालीनों पर बैठे थे। वे सभी नेमजीर की बातें सुनने के लिए उत्सुक थे। नेमजीर ने कहा, पिताजी, मैं आपकी बुद्धिमत्ता के सामने सिर झुकाता हूँ। 10 साल पहले जब मैं युवावस्था की दहलीज पर खड़ा था, तो आपने मुझसे कहा था कि मैं बाहर निकलूं और मर्द बनकर दिखाऊं, बजाय इसके कि मैं आपके दौलत को विरासत में मिलने का इंतजार करता रहूं। आपने मुझे काफी धन दिया था, आपने मुझे काफी बुद्धिमत्ता भी दी थी। जहां तक धन का सवाल है, मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं उसे ठीक से संभाल नहीं पाया। सच तो यह है कि मेरे अनुभवहीन हाथों से धन उसी तरह फिसल गया, जिस तरह जंगली खरगोश पहला मौका मिलते ही उसे पकड़ने वाले बच्चे के हाथ से निकल भागता है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे बोलो बेटे, तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है। मैंने निनवे जाने का फैसला किया, क्योंकि उस शहर में तरक्की की संभावनाएं ज्यादा दिख रही थी। मुझे विश्वास था कि मुझे वहां बहुत से अवसर मिलेंगे। मैं एक कारवां में शामिल हो गया और उसमें मेरे बहुत से दोस्त बन गए। उनमें दो मधुरभाषी लोग भी थे, जिनके पास एक बहुत सुंदर सफेद घोड़ा था जो हवा की गति से भागता था। यात्रा के दौरान उन्होंने मुझे विश्वास में लेकर बताया कि निनेवे में एक दौलतमंद आदमी है, जिसके पास इतना तेज घोड़ा है कि वह कभी नहीं आ रहा है। उसके मालिक को यकीन है कि दुनिया का कोई घोड़ा उससे तेज नहीं भाग सकता। वे लोग अपनी रकम को दांव पर लगाने जा रहे हैं कि वह घोड़ा बेबीलोन के सारे घोड़ों से ज्यादा तेज भाग सकता है। मेरे मित्रों ने कहा कि उस घोड़े के सामने उनका घोड़ा तो एक कमजोर खच्चर है, जिसे बहुत आसानी से हराया जा सकता है। उन्होंने मुझ पर कृपा दिखाते हुए मुझे भी उस दांव में हिस्सेदार बना लिया और मैं इस योजना पर मोहित था। हमारा घोड़ा बुरी और ज्यादातर तरह हार गया। मैंने अपना धन गवा दिया। यह सुनकर अरकत को हंसी आ गई। बाद में मुझे पता चला कि वह उन धोखेबाजों की चालाकी भरी योजना थी और वे लगातार कारवां में अपने शिकार की तलाश में यात्रा करते हैं। निनेवे का वह आदमी उनका पार्टनर था और वे लोग दांव पर लगाए गए पैसों को आपस में बांध लेते थे। इस चालबाजी ने मुझे सतर्क रहने का पहला सबक सिखाया। जल्द ही मुझे एक और इतना ही कटु अनुभव होने वाला था। कारवां में एक और युवक मेरा मित्र बन गया था। उसके माता-पिता दौलतमंद थे और वह भी मेरी तरह व्यवसाय करने के लिए निनेवे जा रहा था। हमारे पहुंचने के कुछ समय बाद ही उसने मुझे बताया कि एक व्यापारी की मृत्यु हो गई है, जिस वजह से उसकी दुकान में भरा पूरा सामान और उसकी दुकान का नाम बहुत कम कीमतों पर मिल रहा है। उसने कहा कि हम बराबरी के पार्टनर होंगे, परंतु पहले उसे बेबीलोन जाकर धन लाना होगा। उसने मुझे राजी कर लिया कि मैं अपने धन से उस दुकान को खरीद लूं और वह बाद में जाकर अपने हिस्से का धन ले आएगा। क्योंकि दुकान में बाद में भी धन की जरूरत पड़ना था, इसीलिए मैं तैयार हो गया। वह बेबीलोन जाने के लिए टालमटोल करता रहा। काफी समय बीत गया। इस दौरान उसने यह साबित कर दिया कि उसमें खरीदने और खर्च करने की समझ नहीं थी। मैंने उसे आखिरकार बाहर निकाल दिया, परंतु तब तक व्यवसाय की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि हमारे पास सिर्फ वही सामान बचा था जो बिक नहीं सकता था। व्यवसाय अब हमारे पास बाकी सामान खरीदने के लिए धन भी नहीं बचा था। बचे हुए सामान को मैंने इजराइल के एक व्यक्ति को बहुत ही सस्ते दामों पर बेच दिया। पिताजी, जल्द ही मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। मैंने नौकरी की तलाश की जो मुझे नहीं मिली, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा ज्ञान या प्रशिक्षण नहीं था जिसके माध्यम से मैं कमा सकूं। मैंने अपने घोड़े बेच दिए, मैंने अपना गुलाम बेच दिया, मैंने अपने अतिरिक्त कपड़ों को भी बेच दिया ताकि मुझे भोजन और सोने की जगह मिल सके। परंतु हर दिन घोर गरीबी मेरे करीब आती जा रही थी। लेकिन उन दुख भरे दिनों में भी यह याद रहा कि आपको मुझ पर विश्वास था। आपने मुझे मर्द बनने के लिए भेजा था और मैं मर्द बनने के लिए संकल्पवान था। नेमोजीर की मां ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया और सुबकने लगी। उस समय मुझे आपका दिया हुआ वह मृदा पत्र याद आया, जिस पर धन के 5 नियम लिखे थे। मैंने आपकी समझदारी के शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ा। उन्हें पढ़ने के बाद मुझे यह एहसास हो गया कि अगर मैंने इन समझदारी के शब्दों को पहले पढ़ लिया होता तो मेरा धन नहीं डूबता। मैंने हर नियम याद कर लिया और यह संकल्प किया कि जब सौभाग्य की देवी मुझ पर मेहरबान होगी तो मैं जवानी की अनुभवहीनता से नहीं, बल्कि उम्र की बुद्धिमत्ता से अपनी दिशा तय करूंगा। आज रात जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनके लाभ के लिए मैं अपने पिता के बुद्धिमत्तापूर्ण नियमों को पढ़ना चाहूंगा, जो उन्होंने मुझे
10 साल पहले मृदा पत्र पर लिखे थे। धन के 5 नियम।